हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा सेट नंबर 31 है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में जा करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है कि बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बारदोली आंदोलन जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन में हुआ था। आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि 1928 में गुजरात के बारदोली में हुए लगान के विरोध में किसानों ने इस सफल आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे किया था। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 के तहत ही जो है 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को कारखानों में जो है काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के 24 जो है यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है किसी भी कारखाने में या किसी भी खतरनाक कारखाने या खदान पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आगे है, बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम हो जाएगा नेफोमीटर। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि नेफोमीटर जो है एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है, मौसम उपकरण है जिसका उपयोग जो बादलों की दिशा, ऊंचाई और गति को जो है सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से जो है शरीर का सबसे पहले जो अंग प्रभावित होता है वह होता है अस्थि मज्जा। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि नाभिकीय विकिरण सबसे पहले शरीर को तेजी से विभाजित करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करता है, इसलिए रक्त बनाने वाले अस्थि मज्जा सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, आगे आपसे पूछा गया है कि अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि के सूर्य की जो भूमि है वह जो है नॉर्वे को कहा जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि नॉर्वे जो है उत्तरी ध्रुव के करीब में स्थित है, जहाँ जो है गर्मियों के मौसम में पृथ्वी का झुकाव के कारण आधी रात को भी सूर्य यहाँ पे दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सेलुलर फ़ोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सेलुलर फ़ोन सेवा की जो शुरुआत है सर्वप्रथम हुआ जो है चीन में हुआ। यहाँ पे चीन नहीं, यहाँ पे अमेरिका में हुआ था। आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका, आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा है कि मोबाइल और सेलुलर फ़ोन सेवा की पहली बार तकनीकी विकास और व्यावसायिक परीक्षण जो है 1970-80 के दशक में जो है अमेरिका जो कि मोटोरोला कंपनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट है? तो प्रशांत पेटी के बारे में आपसे पूछा गया है। यह जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है प्रशांत पेटी। यहाँ कहा गया है कि प्रशांत महासागर की डोलड्रम या शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, जहाँ जो है हवाएं और मौसम बहुत शांत होता है। अगला प्रश्न आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत का वायसराय था। और यहाँ कहा गया है कि 13 अप्रैल 1919 को आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, जो कि कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और इस टाइम पे जो है ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न आगे है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो अफ्रीका में जो है लिम्पोपो नदी वह मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी अपने घुमावदार मार्ग के कारण जो है मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है। अगला प्रश्न आगे है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को जो है लगभग कितना दिन? तो 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। और यहाँ पे कहा भी गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार जो है यदि राष्ट्रपति का पद
मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग से रिक्त हो जाता है, तो 6 महीना के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, ये अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन आगे है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट में स्थित है, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह पुलिकट झील जो है, आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और इसका नाम क्या, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के खारे पानी की पुलिकट झील को जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगला प्रश्न आगे है, गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर ने जो है यह पूना पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और कब किए थे? तो 1932 में किया गया था पूना पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर। और इसमें जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है यरबदा जेल में दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जो है लेकर पूना पैक्ट यहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न आगे है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो गदर आंदोलन की जो स्थापना है वह लाला हरदयाल ने किया था। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा है कि 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और अन्य प्रवासी भारतीयों ने मिल करके ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना जो है कब किया गया, तो 1913 में। और कहाँ पे किया गया, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि अनहैप्पी इंडिया प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, और जिसमें जो है उन्होंने ब्रिटिश राज के तहत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है अपने कार्यों के लिए वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह जो है ए नंबर सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 156 के अनुसार जो है राज्य का राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है। तो अनुच्छेद कितना के तहत जो है, तो अनुच्छेद 156 के तहत राज्य का राज्यपाल जो है सीधे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आगे है, हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हिंदू नेपोलियन के नाम से जो है स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचारों और 1893 में विश्व धर्म सांसद यानी कि शिकागो में उनके प्रभावशाली भाषण के कारण जो है उसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कब यहाँ पे शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाषण दिया गया था, कब दिया गया था? 1893 में। अगला प्रश्न आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम है वह दादा भाई नौरोजी ने दिया। आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित संस्था का नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसके बाद दादा भाई नौरोजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 में। और किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसके नाम को चेंज किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न आगे है, भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? तो भारतीय क्रांति की जो माता है वह जो है मैडम भिकाजी कामा को मानी जाती है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि मैडम भिकाजी कामा ने जो है 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार विदेशी धरती पर झंडा फहराया था, इसलिए उन्हें क्रांति की माता कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय झंडा को फहराने वाली प्रथम महिला कौन है, या कोई व्यक्ति पहला कौन सा है, तो मैडम भिकाजी कामा है, जो कि जर्मनी में झंडा को फहराया था। अगला प्रश्न आगे है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? तो पुर्तगालियों जो है गोवा को जो जीता था वह बीजापुर के शासक से जीता था। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा है कि 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह पर आक्रमण कर उसे हराया और गोवा पर अपना कब्जा जमा लिया। अगला क्वेश्चन
आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम यूरोपीय जो अध्यक्ष थे वह थे जॉर्ज बार्ले। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और 1888 में जो है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था उसका जो अध्यक्षता है जॉर्ज यूल। आपका उत्तर यहाँ पे जॉर्ज बार्ले नहीं होगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूल। ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर सही होगा। और जॉर्ज यूल ने ही जो है कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सूरत अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत अधिवेशन का जो नेतृत्व है वह डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, जिसका जो अध्यक्षता है रास बिहारी बोस कर रहे थे। आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वह कहाँ पे हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आगे है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो अकबर जो है जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को समान रूप से देखने की नीति के तहत जो है 1564 ईस्वी में गैर मुसल्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया था। अगला प्रश्न आगे है भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में जो है पुर्तगाली बस्ती का पहला गवर्नर जो था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और 1505 में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो है भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, जिसने समुद्र पर नियंत्रण के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। आपको ये भी याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला प्रश्न आगे है रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो रूस के क्रांति के समय में जो रूस का जार या रूस का जो सम्राट था वह कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। आपका उत्तर यहाँ पे जो है सी नंबर सही होगा। और यहाँ कहा गया है कि 1817 की बोल्शेविक यानी कि रूसी क्रांति के समय रूस का अंतिम निरंकुश सम्राट जार निकोलस द्वितीय था, जिसके क्रांति के बाद अपनी जिसे जो है क्रांति के बाद में उसको सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन आगे है लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म कब हुआ? तो लीग ऑफ नेशंस का जो है वैधानिक रूप से जो जन्म हुआ था वह 10 जनवरी 1920 को हुआ था। आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। और यहाँ कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भविष्य में युद्धों को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है 10 जनवरी 1920 को जो है इसकी स्थापना यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वह किसे कहते हैं? तो वह जो है जल विद्युत को कहा जाता है श्वेत कोयला। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि पनबिजली या जल विद्युत को पूर्णतः प्रदूषण रहित, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होने के कारण जो है पृथ्वी की भाषा पर्यावरण की भाषा में श्वेत कोयला यहाँ पे इसको कहा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है? तो यहाँ जो आपका उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और यहाँ कहा गया है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण करने वाला सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, जिसका कि मुख्यालय देहरादून में है। अगला क्वेश्चन आगे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने और जागरूकता बढ़ाने हेतु जो है हर साल 22 अप्रैल को जो है विश्व स्तर पर यहाँ पे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आगे सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को जो है किसमें रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपको ये याद रखना है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या होता है 11। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 23। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इसका होता है Na यानी कि सोडियम।
अगर हम इसके बारे में बात करें तो सोडियम जो है एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील धातु है, जो हवा और नमी के संपर्क में आते ही जो है तेजी से जलने लगता है। इसलिए इसे जो है सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगे हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आइसोटोप है वह है ड्यूटीरियम। आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर सही। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्राइटियम और कार्बाइड और प्रिंगटिन, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ क्या है, तो हाइड्रोजन के मुख्य रूप से 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और दिए गए विकल्प में जो है उत्तरमाला के अनुसार ट्राइटियम एक रेडियोधर्मिक, यहाँ पे देखिए अ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, तो ड्यूटीरियम होता है। आपका उत्तर ए नंबर सही है। और क्या-क्या होता है, तो प्रोटियम होता है, ड्यूटीरियम होता है और यहाँ पे ट्राइटियम होता है। अगला क्वेश्चन, आगे आपसे पूछा गया है कि किस धातु का संक्षारण नहीं होता है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा धातु का जो है संक्षारण नहीं होता, यानी कि जंग वंग नहीं लगता, वो खराब नहीं होता है। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह सोना जो है, सोना का संक्षारण नहीं होता है। अगर हम बात कर लें तो सोना एक अत्यधिक अक्रिय यानी कि नोबल धातु है, जो सामान्यतः हवा, ऑक्सीजन या नमी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसमें जो है जंग नहीं लगता है, यानी कि संक्षारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आगे है, अमीबा कितना कोशिकीय जीव है? तो अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होगा, तो एक कोशिकीय जीव होगा। और अमीबा जो है एक सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव है, जिसका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जो श्वसन से लेकर पाचन सभी जैविक क्रिया का जो वही एक कोशिका के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन, आगे यहाँ पे बोला गया है कि नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुणसूत्र होता है? तो नर मनुष्य में जो है लिंगी गुणसूत्र जो होता है वह होता है एक्स वाई। आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। और जो है मानव अनुवांशिकी में महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है वह होता है एक्स एक्स। आपको ये भी याद रखना है, महिला में होता है एक्स एक्स और पुरुष में जो होता है वह होता है एक्स वाई। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा वह किसके ऊपर निर्भर करता है, तो पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि अफीम में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अफीम में जो है वह मॉर्फिन पाया जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही होगा कि अफीम में मॉर्फिन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो अफीम जो है पोस्ते के पौधे के कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कि मॉर्फिन नामक शक्तिशाली दर्द निवारक तत्व प्राकृतिक रूप से जो है उच्च मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आगे है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वह क्या है, तो इन्यूट हैं, रेड इंडियन है, एस्किमो है, यह तीनों हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। और इन्यूट हो गया, रेड इंडियन हो गया और एस्किमो जो है ये सभी जनजाति जो है ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि अमेरिका में, कनाडा में और आर्कटिक क्षेत्र में जो है प्राचीन एवं मूल निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन आगे है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समान लवणता को मिलाने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि समुद्र या महासागर में एक समान खारेपन वाले स्थानों को जो है मानचित्र द्वारा दिखाने और मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आगे है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के जो बीचों बीच रेखा गुजरती है वह रेखा है कर्क रेखा। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह सी नंबर सही होगा। और कर्क रेखा का अक्षांश कितना है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो होता है उत्तरी अक्षांश यह है कर्क रेखा का, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और ये 8 राज्यों से ये गुजरता है। अगला क्वेश्चन आगे है, संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो संविधान के जो है कौन सा भाग में राजभाषा का वर्णन है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह संविधान के 70वें भाग में जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 17 जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है, उसमें जो है संघ की आधिकारिक राजभाषा, क्षेत्रीय भाषाओं और उच्चतम न्यायालय की भाषा से संबंधित नियम का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आगे है, संविधान के किस भाग को संघ कब यानी कि संविधान के किस भाग में जो है
संघ का वर्णन है, तो संविधान के जो है भाग 5 में किसका वर्णन है, तो संघ का वर्णन है। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह डी नंबर हो जाएगा। और संविधान के भाग 5 यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 में जो है संघ यानी कि केंद्र सरकार की पूरी कार्यपालिका, सांसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। कौन से भाग में, तो भाग 5 में है। अगला क्वेश्चन आगे है, अस्थायी चुम्बक किस लोहे का बना होता है? तो अस्थायी चुम्बक जो होता है वह जो है किसका बना होता है, वह जो है मृदु लोहे का बना होता है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह सी नंबर सही होगा। और यहाँ कहा गया है कि अस्थायी चुम्बक जैसे विद्युत चुम्बक होता है उसको बनाने के लिए नर्म लोहा या तो मृदु लोहे का उपयोग होता है, क्योंकि यह जल्दी से चुम्बक हो जाता है और करंट हटते ही विचुम्बकित भी हो जाता है। तो आप हमें बताएं कि आप 40 में से कितने प्रश्न को कर पाए हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो है आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है टेलीग्राम लिंक से आप यहाँ वहाँ पे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।